की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर गोंडा से आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा कल है गोंडा का। जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। देवी पाटन मंडल के कई सांसद रहेंगे मौजूद। अमित शाह के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। 5वें चरण में 20 मई को गोंडा में है चुनाव। तो अमित शाह का आगमन है, गृह मंत्री का आगमन है कल गोंडा में, और 5वें चरण को 20 मई को मतदान होगा, जिसके चुनाव प्रचार के लिए गोंडा पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तस्वीरों में आप देखिए तैयारियां हो रही हैं जनसभा के लिए। जनसभा को संबोधित करेंगे, भारी भरकम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। देवी पाटन मंडल के कई सांसद मौजूद रहेंगे इस मौके पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी इन दिनों अन्य प्रदेशों में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को सीएम धामी यूपी के जौनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जौनपुर से बीजेपी प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह के समर्थन में आयोजित युवा सम्मेलन को संबोधित किया और बीजेपी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कृपाशंकर सिंह के समर्थन में वोट की अपील की। मेरे युवा साथियों, जैसा कि हम सबको पता है, इस समय देश के अंदर चुनाव चल रहा है और ये चुनाव केवल और केवल एक सांसद चुनने का चुनाव नहीं है, केवल और केवल एक प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनाव देश का भावी भविष्य चुनने का चुनाव है कि देश किस दिशा में जाएगा। और जो 25 मई को जौनपुर में मतदान होना है, और आज आपके बीच में जो प्रत्याशी हैं, उनके पास एक लंबा अनुभव है, बहुत लंबे उनके दीर्घ काल का अनुभव के साथ साथ संबंधों की एक बड़ी श्रृंखला है। उसके कारण से मैं विश्वासपूर्वक देवभूमि से आकर ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में कृपाशंकर जी आप सब लोगों के एक अच्छे पैरोकार साबित होंगे। आप सबके वकील बनकर आपकी वकालत लखनऊ हो या दिल्ली हो, किसी भी मंच पर आपकी वकालत करके पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हर किसी के लिए, माता बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, नौजवान साथियों के लिए एक रास्ता बनाने का काम करेंगे भाइयों बहनों। और कहा भी जाता है, क्योंकि ये युवा सम्मेलन है और युवा सम्मेलन में युवाओं के अंदर जोश में देख रहा हूँ, आपकी ऊर्जा देख रहा हूँ, आपका उत्साह देख रहा हूँ। और कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और मैं यहाँ उपस्थित अपने सभी युवा नौजवान भाइयों से यह अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने संकल्प ले लिया कि जौनपुर में कमल खिलाना है, मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और कृपाशंकर जी को यहां से संसद बनाना है, तो कोई भी शक्ति, जो आज बहुत सारी शक्तियां हैं, जो आज जातिवाद के नाम से, वर्गवाद के नाम से, तमाम वादों से जो विपक्षी पार्टियां हैं देश के अंदर, और जो देशद्रोही लोग हैं, जो भारत को शक्तिशाली होते हुए देख नहीं पाते हैं, जो देख नहीं सक रहे हैं कि भारत दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है, ऐसे लोग मोदी जी को रोकने के लिए जातिवाद, वर्गवाद, क्षेत्रवाद ऐसा करके विपक्ष के और देशद्रोहियों के स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे भाइयों बहनों, उनसे हमको सजग रहने की आवश्यकता है। क्योंकि आपका एक एक वोट, कमल के फूल में पड़ने वाला एक एक वोट मोदी जी को ताकत प्रदान करेगा, कृपाशंकर जी को सांसद बनाएगा, मोदी जी को ऊर्जा प्रदान करेगा। और मैं कह सकता हूं कि आप सब लोगों ने संकल्प ले लिया तो ये जौनपुर में कमल खिलने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे भाई योगी गगनदीप ने और बहन सपना ने बहुत अच्छा यहाँ से गीत के माध्यम से आप सबके सामने रखा कि कृपाशंकर चाचा को क्या बनाना है, सांसद बनाना है, यही था ना। और आपने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में जो है देश को आगे बढ़ाना है। तो ये शानदार प्रस्तुति भी आपके सामने हो रही है और मेरे जाने के बाद ये शायद प्रस्तुतिकरण भी चलता रहेगा। मेरा तो मन था कि मैं भी इनका इतना अच्छा भोजपुरी गाना
यहाँ पर हो रहा है और मैं भी सुनता हूँ, लेकिन चुनाव की व्यस्तता के कारण से अनेक स्थानों पर जाना है, इसलिए मैं जाऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम के बाद में आप इनका पूरा गाना सुनते रहेंगे, पूरे इनके गीत सुनते रहेंगे। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि आज देश आगे बढ़ रहा है, देश का नाम दुनिया के अंदर हो रहा है और युवा हमारे ठान लें कि उनको ये करके दिखाना है, तो आप निश्चित मानिए कि कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती है। कोई ताकत दुनिया को, देश को दुनिया का शिखर पर ले जाने का, रोकने का किसी का साहस नहीं है। भाइयों बहनों, पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से देश के अंदर अनेक क्षेत्रों में काम हुआ है, देश में आर्थिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश आगे बढ़ा है, उससे साफ पता चलता है कि देश का युवा सजग होकर मोदी जी जिस दिशा में देश को ले जाने का काम कर रहे हैं, युवा उस दिशा में चल रहा है, कदम से कदम मिला रहा है। एक गंतव्य की जो यात्रा हमारी चल रही है, उस यात्रा में हम सब सहयोगी हैं, हम सब लोग उस पथ के सारथी हैं, उस पथ के सहायक सहयोगी हैं। कानपुर के बाबूपुरवा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने दावा किया कि इस बार 400 पार में कानपुर और अकबरपुर की सीट भी शामिल होगी। उन्होंने कहा कि ये उत्साह देश में अचानक नहीं दिख रहा है, ये बीते 10 सालों में जो पीएम मोदी ने जो कार्य किए हैं उसी के चलते ये सब कुछ हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि हमें राष्ट्रहित में पीएम मोदी के समर्थन में खड़ा होना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को विदेशों में सम्मान दिलाया, देश की सीमाएं सुरक्षित की। वहीं इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि गठबंधन अपनी नकारात्मक राजनीति के चलते जनता का विश्वास खो रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व में जो इंडी गठबंधन है, बहन और भाइयों, ये इंडी गठबंधन अपनी नकारात्मक राजनीति के कारण लगातार अपनी विश्वसनीयता को खो रहा है। कांग्रेस हो या सपा, इन दोनों की नकारात्मक राजनीति है। ये लोग भारत के हितों की नहीं, इनको पाकिस्तान के हितों की चिंता होती है। इन्हें भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान का चिंता नहीं, इनको तो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने की चिंता होती है। इनकी चिंता आपकी आस्था और भारत की विरासत के सम्मान का नहीं, इनकी चिंता तो थी कि जैसे भी हो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग चाहते थे। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे किस प्रकार का माहौल पूरे देश के अंदर है। 2014 के पहले देश के अंदर विस्फोट होते थे, आतंकी विस्फोट होते थे, निर्दोष लोग और जवान हमारे शहीद होते थे। 2014 के बाद कहीं आतंकी विस्फोट सुना आपने? हो भी नहीं सकता, क्योंकि आतंकवाद की नाभि पर प्रहार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज आतंकवाद नहीं, नक्सलवाद नहीं, बल्कि अगर कहीं जोर से पटाखा भी फट जाए ना, तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है कि नहीं नहीं, मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि अगर देर कर दी तो कहीं लेने के देने न पड़ जाए। ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो इस नए भारत की इस ताकत का एहसास आज दुनिया कर रही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज जब दुनिया के अंदर हमारा सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, विकास के नए नए कार्य हो रहे हैं, और कानपुर को तो क्या कहना, हाईवे भी, एक्सप्रेसवे से भी और मेट्रो की सुविधा के साथ साथ
डिफेंस कॉरिडोर की सुविधा भी आपको यहां प्राप्त हुई है। नमामि गंगे के क्षेत्र में जो कार्य किया गया है उसका लाभ कानपुर को सर्वाधिक प्राप्त हुआ है। अब हम भी कह सकते हैं कि हमारी विरासत की प्रतीक मां गंगा अविरल है, निर्मल है। कानपुर के सीसा मऊ में और जाजमऊ में गंगा की धारा को अविरल और निर्मल करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सफलता प्राप्त की है। बहनों और भाइयों, आज आईआईटी, आईआईएम, एम्स, ट्रिपल आईटी, एनआईटी और हर घर नल की जैसी योजनाएं भी देश के अंदर लागू हो रही हैं और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई गिनती ही नहीं। देश के अंदर 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा। और बहनों और भाइयों, केवल यही नहीं, अन्नदाता किसान के लिए किसान सम्मान निधि है। हर गरीब के घर में शौचालय का निर्माण हुआ है। स्वस्थ ईंधन के रूप में एलपीजी के सिलेंडर 10 करोड़ परिवारों को मिले हैं तो 4 करोड़ लोगों को घर भी मिले हैं। बहनों और भाइयों, विकास और गरीब कल्याण के साथ साथ स्वतंत्र भारत की पहली सरकार है जिसने बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके अनवरत कार्य करते हुए आपकी आस्था को सम्मान दिया है। कानपुर देहात में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कन्नौज से बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक के लिए वोट मांगे। साथ ही सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। वहीं सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वो हमसे बदला लेने की और बराबरी करने आए हैं, लेकिन अगर उन्हें बराबरी करनी है तो हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ से करें, जिनके वो नाखून के बराबर भी नहीं हैं। लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्याशी के मेरिट का चुनाव नहीं होता है, वो पब्लिक के मेरिट का चुनाव होता है। क्योंकि इतना बड़ा चुनाव होता है कि प्रत्याशी अकेले पहुंच ही नहीं सकता हजारों गाँव में। तो कुल मिलाकर ये चुनाव जनता लड़ती है और फिर जैसा कि जनता का कनेक्शन जो नरेंद्र मोदी जी से है, मोदी जी के प्रति जो लोगों का जो प्रेम है, जो विश्वास है, वो विश्वास चुनाव लड़ता है कर्नाटक के ऊपर और लोग मोदी जी के लिए चुनते हैं। जिनकी सरकार में आज अगर उत्तर प्रदेश में अराजकता होगी उसके लिए दोषी कौन होंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो आज उत्तर प्रदेश से अराजकता समाप्त हुई है तो इसका श्रेय किसको गया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। क्या गुंडा अगर नहीं है तो योगी आदित्यनाथ जी के कारण इसका श्रेय उन्हीं को तो जाता है, कानून व्यवस्था का उन्हीं को तो जाता है ना। तो कुल मिलाकर अखिलेश के समय पर अगर गुंडों को संरक्षण नहीं दिया जाता था तो अराजकता होती कैसे थी? कैसे? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रायबरेली में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के समर्थन में आयोजित प्रबुद्धजन में सम्मेलन में भाग लिया। ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी कुछ दिन पहले बकरा काटकर पकाने की विधि सीख रहे थे, जबकि सनातन संस्कृति में हम लोग जीव हत्या नहीं करते हैं। वहीं उन्होंने सपा कांग्रेस के गठबंधन को सुपर फ्लॉप गठबंधन बताया। रायबरेली लोकसभा सीट पर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी दिनेश सिंह जी जीत रहे हैं। यहाँ हमने जिस ढंग से जन सैलाब देखा रायबरेली की सड़कों पर, रायबरेली के लोगों का मानना है इस बार कांग्रेस को हम सबक सिखाएंगे। कांग्रेस ने जिस ढंग से राजनीतिक पर्यटन रायबरेली में मना रखा है, केवल पर्यटन करने के लिए लोग आ रहे हैं कांग्रेसी नेता, और कांग्रेस का देश की सांस्कृतिक विरासत से, संस्कृत से, कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। रायबरेली के लोग मन बना चुके हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाएंगे और दिनेश सिंह जी को जिताएंगे। ये जीत मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है, जन जन की जीत है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। अंबेडकर नगर से बीजेपी प्रत्याशी रितेश पांडे के समर्थन में आयोजित किसान अन्नदाता सम्मेलन में राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने शिरकत की, जहां किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में किसानों की दिक्कत किसी से छिपी नहीं है। पहले सरकारी खरीद केंद्रों पर अन्नदाताओं की उपज से होने वाले लाभ को बिचौलिए लूट लेते थे, जिसे खत्म करने का काम बीजेपी सरकार ने किया है।
ललितपुर में अपना दल कमेरावादी के प्रत्याशी चंदन सिंह के समर्थन में पल्लवी पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पल्लवी पटेल ने कहा कि मैंने 1 दर्जन से ज्यादा गांव में अपने प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगा है। वहीं विपक्षियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 2024 में मंच सज रहे हैं, लेकिन उन पर किसानों की बात नहीं की जाती है। वहीं बीजेपी से गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि बीजेपी की औकात नहीं कि वो पल्लवी पटेल को खरीद सके। पीडीएम के अंतर्गत अपना दल कमेरावादी के यहाँ पर जो झांसी ललितपुर के प्रत्याशी हैं डॉक्टर चंदन पटेल जी, और जिनका चुनाव निशान लिफाफा है एनवलप, उनके प्रचार के लिए आज ललितपुर जनपद में हमारा आगमन हुआ है। देखिए, कल मैं झांसी जनपद में थी और मैंने जब वहाँ लोगों से बात करी तो लोगों के दिल दिमाग में बहुत ज्यादा सवाल है। वो संतुष्ट नहीं है पिछले 1 दशक से जिस प्रकार से सरकार चलाई गई है और जिस प्रकार से इस देश की जनता को भ्रमित रखा गया है। हालांकि ये जरूर है कि आज जो जनता है वो मुद्दा आधारित अपना वोट देना चाहती है और ऐसे में हमने भी अपने मुद्दे को उनके सामने रखा। हमने उनको ये बताने का काम किया कि पीडीएम जो है वो पिछड़ा दलित मुसलमानों की एक मुहिम है। इस संकल्प के साथ, जिनका कोई घोषणा पत्र तो नहीं है, लेकिन एक संकल्प है कि हम चाहते हैं इस देश में जातिवार जनगणना हो, और जब हर समाज की, हर एक व्यक्ति की संख्या निकल के आएगी तो हम चाहते हैं कि जाति के संख्या के अनुपात में शिक्षा, सदन, दवाई, कमाई, पढ़ाई, खेत खलियान सब में हिस्सेदारी हो। हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे कैप्टन अजय सिंह यादव रायबरेली पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी के समर्थन में वोट की अपील की। वहीं पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहंशाह की तरह बर्ताव करने वाले शख्स हैं। वहीं हरियाणा में हो रहे राजनीतिक फेरबदल को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बलि का बकरा है। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाकर फ्लोर टेस्ट करवाना चाहिए। राहुल गांधी जी के यहाँ आने से मैं आपको ये कह सकता हूँ, कम से कम 5 लाख से ऊपर वोट से रायबरेली से चुनाव जीतेंगे राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ने जो सबसे बड़ी बात कही है वो कही है जातीय जनगणना की। मोदी जी कहते हैं कि मेरे 2 वर्ग हैं, गरीब और अमीर। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब तक आप जातीय जनगणना नहीं करेंगे, जातीय जनगणना केवल ओबीसी, एससी, एसटी की नहीं होगी, उसमें जनरल की भी होगी। ब्राह्मण में, राजपूत में जो गरीब आदमी है, जो 10% आरक्षण जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया है, उसमें स्कॉलरशिप, मकान, घर कैसे देंगे। इटावा से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया के विवादित बयान को लेकर सपा जिला अध्यक्ष बबलू शाक्य ने नाराजगी जाहिर की। दरअसल कठेरिया ने डिम्पल के रोजगार वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए डिम्पल यादव, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के लिए विवादित बयान दे दिया था, जिस पर सपा जिला अध्यक्ष बबलू शाक्य ने चुनाव आयोग से रामशंकर कठेरिया पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सांसद जी ने कोई रोजगार के अवसर इटावा में नहीं खोले हैं। तुम मर गई थी क्या? तुम्हारे डोकर मर गए थे, तुम्हारे पति कहाँ चले गए थे? तुमने मुख्यमंत्री बनी रहे थे, इटावा में क्यों नहीं रोजगार किया? तुम्हें शर्म भी नहीं आती है कहने में? 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री रहे, तुम रोजगार नहीं पैदा कर पाए? हमसे रोजगार पूछ रहे। जिस तरह से लगातार इस बार इटावा लोकसभा चुनाव में इटावा लोकसभा की जनता भारतीय जनता पार्टी के सांसद को नकारती जा रही है, मुझे लगता है कि वो उनका दिमागी संतुलन अब ठीक नहीं है। जिस तरह की वो भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जिस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं, या तो जनता उन्हें नकार रही इसलिए बौखला गए हैं, या फिर हमें लगता है उनके दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो एक जनप्रतिनिधि हैं और जिस महिला के लिए वो बात कर रहे हैं वो भी एक जनप्रतिनिधि है। इसलिए मुझे लगता है उन्हें भी भाषा की मर्यादित भाषा रखनी चाहिए। वैसे उनसे उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका व्यवहार रहा है आज तक और लगातार जनता में जो उनके व्यवहार के जो चर्चे चल रहे हैं, मुझे उम्मीद कम है कि उनसे हम किसी महिला के सम्मान की उम्मीद करें। आगे बढ़ेंगे। बाराबंकी जिले में 85 वर्ष से ज़्यादा उम्र के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं का शनिवार से पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान शुरू हो गया।
पिछले 4 सालों से मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित अभय चंदवासिया ने पोस्टल बैलेट के जरिए सबसे पहले मतदान किया। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में 564 ऐसे मतदाता हैं जो 85 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हैं और बैलेट पेपर के जरिए मतदान करना चाहते थे। उनके लिए घर पर ही पोस्टल बैलेट के जरिए से मतदान रविवार से शुरू किया गया है। 41 पोलिंग पार्टियों ने घर घर जाकर 288 बुजुर्गों और 183 दिव्यांग मतदाताओं से मतदान करवाया है। इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस हैं कि जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं या 85 वर्ष से ज़्यादा उम्र के मतदाता हैं उनको 12D फॉर्म दिया गया है, जिसके माध्यम से वो मांग कर सकते हैं कि उनके घर पे ही पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग कराई जाए। हमारे जनपद में कुल मिला के 564 ऐसे दिव्यांग और 85 प्लस के मतदाता हैं जिन्होंने फॉर्म भर के इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट की कि उनके घर से वो वोटिंग कराई जाए। इसके लिए हम लोगों ने उनकी वोटिंग के लिए 41 पोलिंग पार्टीज जो है वो तैयार की हैं। कल भी वो लोग वोटिंग कराने के लिए घर घर गए थे, आज भी वो लोग जा रहे हैं। कल 564 में से 471 लोगों द्वारा वोट किया गया है, दिव्यांग और 85 प्लस के जो वोटर्स हैं हमारे। शेष लोगों के घर पे भी आज हम लोग जा रहे हैं। सभी दिव्यांग और 85 वर्ष से ज़्यादा उम्र के जो मतदाता हैं उनके घरों पे जाके वोटिंग। बदायूं के कादर चौक थाना क्षेत्र में स्थित SBI के ATM में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग लगने से ATM में रखा लाखों रुपए जलकर राख हो गया। मामले की सूचना मिलते ही पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन ATM में रखा लगभग 11 से 12 लाख का कैश जलकर राख हो गया। गौरव त्रिपाठी जी, ये जो ATM में आग लगी कैसे लगी थी? ये लाइट की फाल्ट से हुई है। 11,000 वाला है, मीटर जला है जी। लगभग इसमें कितना कैश था? 11-12 लाख। पीलीभीत में फूड पॉइजनिंग के चलते एक मासूम बच्चे की मौत होने का मामला सामने आया है। उसके परिवार के अन्य 5 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि परिवार के 6 लोगों ने मैगी में चावल मिलाकर खा लिया था, जिसके बाद से उनकी तबीयत बिगड़ गई। सर, ये परसों वाले दिन चौमिन उमिन खाए बना करके, उससे क्या इनको नुकसान पहुंच गया। सब घर भर परेशान है। 2 लोग बचे हैं, 6 लोग थे, एक बच्चे तो एक्सपायर हो गया, 5 लोग बचे हैं। सर वो बहुत गंभीर हालत में अब लेकर आया गया यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में, तो आराम। वो दुकान से सर, गांव में दुकान से नहीं, वो मैगी बोलते हैं उसको, मैगी हाँ, जो पैकेट में आता है। जालौन के कोटरा थाना क्षेत्र में ग्राम करथरा में SOG और पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने जंगल में बने एक कमरे में छापेमारी कर करीब 3 दर्जन तमंचे बरामद किए। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कल दिनांक 10/5/2024 को करीब 9:30 बजे रात में ये सफलता प्राप्त हुई है। स्वाट टीम और कोटरा पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करके भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित असलहे पकड़े हैं। कुल करीब 33 जो है निर्मित और अर्धनिर्मित असलहे बरामद हुए हैं और असलहा बनाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। देखिए, इसमें इनके द्वारा जहाँ जहाँ असलहा बेचा गया है उन लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और हम लोग शीघ्र ही जो है उनसे वेपन की बरामदगी करेंगे। उनके इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।